ध्यान दो बच्चों, आज हम लोग 11th के क्लास में एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है। जो बच्चे आज क्लास से जुड़ रहे हैं वह पीछे के वीडियोज प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, उन्हें देख लेंगे और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ेंगे। तो ध्यान दो बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत ही फेमस चैप्टर है और कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैकेनिक्स में यह बहुत ही शानदार रोल प्ले करेगा मैकेनिक्स का समझ रखने के लिए। अगर हम लोग मोशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान से बेसिक से पढ़ाई को पढ़ेंगे, ध्यान से मेहनत से पढ़ोगे, पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान देना बच्चों, मोशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मोशन में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम वगैरह के बारे में पढ़ाई पढ़ते हैं। मतलब मोशन को हम पढ़ते हैं बिना काउज जाने, माने मोशन हो रहा है, कौन मोशन करा रहा है, कैसे मोशन हो रहा है, यह हम नहीं जानते हैं। तो विदाउट नोइंग मतलब बिना कारण जाने, विदाउट नोइंग काउज ऑफ मोशन, बिना कारण जाने मोशन को पढ़ना काइनेमेटिक्स कहा जाता है, जो हम पीछे चैप्टर में पढ़े हैं। जब हम मोशन को फोर्स के थ्रू पढ़ेंगे, माने विथ काउज, माने मोशन हो रहा है, मतलब मोशन हो रहा है तो मोशन कराने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, इफेक्ट और काउज के बारे में पढ़ना मेरा क्या कहलाएगा बच्चों, डायनेमिक्स कहलाएगा। तो यह चैप्टर डायनेमिक्स भी हम लोग कहते हैं। तो अब फोर्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आया बच्चों, फोर्स क्या है। तो ध्यान से मेहनत से सोचो, धक्का देना या खींचना, धक्का देना या खींचना फोर्स है। अरे मतलब हम धक्का दे दिए या खींच लिए तो फोर्स है। तो हाँ, तो फोर्स क्या है, तो पुश या पुल को हम फोर्स कहते हैं, पुश या पुल को हम फोर्स कहते हैं। डिफिनीशन वगैरह हम बाद में बताएंगे। अब फोर्स में क्या क्या बात जान जाएंगे तो हम फोर्स का पूरा बात को हम समझ जाएंगे। तो फोर्स में सबसे पहला मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और एक होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर तीन बात को डिस्कस कर लोगे तो तुम फोर्स के हर एक बात को डिस्कस कर लोगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट, सभी छोटी बातों को लिखते हुए, न्यूटन होता है। ठीक है, देखो बच्चों, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ध्यान दो कि अगर हम इस मार्कर को पकड़े हैं, हम यहां से फोर्स लगाएंगे और यहां से फोर्स लगाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, लेकिन अलग अलग तरह से रोटेशन होगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आगे रोटेशनल चैप्टर में, घूर्णन चैप्टर में आगे बढ़ने लगता है। अभी जानो, किसी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ना बिना उसके कारण को जाने काइनेमेटिक्स कहलाता है, और मोशन के बारे में पढ़ना उसके कारण मतलब फोर्स के बारे में पढ़ के डायनेमिक्स कहलाता है। फोर्स क्या है, तो पुश या पुल मेरा फोर्स होता है। फोर्स के बारे में तीन पॉइंट को डिस्कस कर लोगे तो फोर्स के हर एक पॉइंट को बच्चों डिस्कस कर लोगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो खींचना या धक्का देना फोर्स है, खींचना या धक्का देना फोर्स है। पुश या पुल जो है वह फोर्स है। बहुत तरीका का फोर्स होता है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेज, यह सभी टॉपिक, कॉन्टेक्ट फोर्सेज, यह सभी चीजें हमें पढ़नी है। फोर्सेज में बहुत तरह के फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ मास के कारण जो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है,
कांटेक्ट के कारण फोर्स लगता है, कांटेक्ट फोर्स। न्यूक्लियस में लगता है बच्चों न्यूक्लियर फोर्स, जो आगे तुम लोग पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे बच्चों 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यह सब 12th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे। यह टॉपिक और एक वीक फोर्स है जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के बच्चों फोर्स होते हैं। तो शुरुआत में बहुत तरह के फोर्स हैं। फोर्स मतलब खींचना या धक्का देना फोर्स है। तो पूरा फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लोग समझेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरली हमें जो अभी पढ़ना है उन सब पढ़ाई को हम लोग धीरे धीरे करके ही आगे पढ़ेंगे। सब कुछ डायरेक्ट डिफिनीशन लिख के रटेंगे नहीं, धीरे धीरे आराम से बस चीजों को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ना बिना कारण जाने काइनेमेटिक्स कहलाता है, और कारण जान के मोशन के बारे में पढ़ना डायनेमिक्स कहलाता है। कारण मतलब फोर्स के बारे में पढ़ना, पुश या पुल जो होता है वह फोर्स होता है। देखो कोई भी बॉडी है, अगर हम अर्थ के सरफेस पर बात कर रहे हैं, अर्थ के सतह पर, पृथ्वी के सतह पर अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो दुनिया के हर एक बॉडी को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है जी एक्सेलरेशन से। तो यहां फोर्स लगता है mg, यही तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी को हम भार कहते हैं, वेट कहते हैं, वस्तु का वेट कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचता है जिसे mg कहते हैं। तो यह अगर अर्थ पर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो यह फोर्स तो किसी बॉडी पे लगेगा, हम पे, बोर्ड पे, मार्कर पे, हर एक चीज पर mg फोर्स। जैसे m मास का बॉडी है ना, तो नीचे की ओर एक फोर्स हमेशा लगेगा mg, उसका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। एरो से डायरेक्शन दिखा दिए, डायरेक्शन दिखाते हुए फोर्स को हमेशा लिखना है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो mg के बारे में जान लो। कभी भी बॉडी होगा, इस तरह का सरफेस है, m मास का बॉडी है, तो जस्ट नीचे की ओर mg लगेगा। कहीं भी किसी भी सरफेस पर बॉडी रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, नीचे की ओर mg लगेगा। तो mg जो है वो हमेशा की हमेशा लगता है बच्चों। अब उसके बाद mg एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ अपनी ओर किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, वही m इंटू जी होता है, जहां m जो है मास ऑफ बॉडी है, मतलब वस्तु का द्रव्यमान है, और g जो है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए बुक्स में 10 वैल्यू लिया हुआ होता है। देखो अगर एक सरफेस है, इस तरह लाइन लिखकर इस तरह नीचे डॉट लाइन देते हैं, तो यह फिक्स्ड सरफेस को प्रदर्शित करता है। एक फिक्स्ड सरफेस है, उस पर एक बॉडी रखे हो तुम, तो नीचे की ओर mg फोर्स लग रहा है। m मास का अगर वस्तु है तो नीचे हमेशा mg फोर्स लगेगा। तो इस सतह पर यह बॉडी mg फोर्स लगा रहा है, तो सतह के द्वारा मतलब इस सरफेस के द्वारा हम पर जो फोर्स लगता है वो उल्टा लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है। यह फोर्स मेरा नॉर्मल कहा जाता है। इस n को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, कुछ फोर्स के बारे में बाबू तुम पढ़ रहे हो। नॉर्मल रिएक्शन का हिंदी होता है अभिलंब प्रतिक्रिया। अगर किसी भी वस्तु को किसी भी सतह पर रख दोगे, किसी भी वस्तु को किसी भी सतह पर रख दोगे, तो सतह के द्वारा एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है, सरफेस के द्वारा कांटेक्ट फोर्स लगता है। सरफेस में कांटेक्ट हुआ तो कांटेक्ट फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन करते हैं। इट इज रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस, अप्लाइड बाय सरफेस। अरे बच्चों न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, अभी आगे बताएंगे। थर्ड लॉ होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी भी बॉडी पर, किसी बॉडी किसी सतह पर रख दो तो बॉडी सतह पर फोर्स लगाया, बॉडी सरफेस पर फोर्स लगाएगा, तो सरफेस भी बॉडी पर फोर्स लगाएगा। तो सरफेस बॉडी पर जो फोर्स लगाएगा उसी को नॉर्मल कहते हैं। मतलब सरफेस के द्वारा किसी बॉडी पर लगाया गया फोर्स नॉर्मल फोर्स कहलाता है। और इट एक्ट्स, यह लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। यह फोर्स जो होता है वह सतह के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। यह फोर्स जो होता है वह सतह के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, मतलब लंबवत लगता है। मतलब इस तरह सतह है, इस पर एक बॉडी रख दोगे तो सतह से लंबवत ऐसे लगेगा। अगर सतह ऐसे है, यहां बॉडी रख दिए हो तो सतह से नॉर्मल ऐसे लगेगा। अगर मान लो सतह ऐसे है और यहां बॉडी रखा हुआ है तो सतह पे लंबवत ऐसे फोर्स लगेगा नॉर्मल। अगर बच्चों सतह ऐसे दिया हुआ है और यहां एम मास का बॉडी है तो ऐसे नॉर्मल लगेगा। समझ गया नॉर्मल कैसे लगेगा? माने सतह के लंबवत बल लगेगा, वही तुम्हारा नॉर्मल होगा सतह के द्वारा। जैसे एक बात समझो बच्चों, इस बुक को हम यहां रख दिए ऐसे, हम ऐसे धकेल रहे हैं इसको, तो ऐसे धकेल रहे हैं तो बुक जो है इस बोर्ड को धकेल रहा है, हम इसको धकेल रहे हैं तो बुक जो है बोर्ड को धकेल रहा है, तो बोर्ड इधर की ओर धकेलेगा, वही नॉर्मल होगा। मतलब यह जो सरफेस है इस बुक पे जो फोर्स लगाएगा इधर की ओर, वही तुम्हारा क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो कोई भी सरफेस पर अगर बॉडी कांटेक्ट में आ जाता है, किसी भी सतह पर अगर वस्तु संपर्क में आ जाता है तो संपर्क बल लगता है, वही नॉर्मल होता है, जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अभी बच्चों दो फोर्स के बारे में तुम कंप्लीट जान गए कि अर्थ के सतह पर किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर आकर्षित करता है mg, या हमेशा नीचे लगाना है। और किसी भी बॉडी को अगर सतह पे रख दोगे, किसी भी बॉडी को सतह पे रख दोगे तो सतह के द्वारा, सरफेस के द्वारा वस्तु पर जो फोर्स लगता है उसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप बच्चों तुम ध्यान से नोट कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेरा अगला पार्ट है टेंशन। अब टेंशन हिंदी होता है बच्चों तनाव। ठीक है, अगर तुम एक रस्सी में, ध्यान समझो, एक रस्सी लो, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग लो, इसमें एम मास का एक बॉडी लटका दो। एक स्ट्रिंग लिए, एम मास का बॉडी स्ट्रिंग से लटका दिए, तो नीचे की ओर तो हमेशा mg लगता है, तो स्ट्रिंग खिंचाने रहेगा ना। स्ट्रिंग चाहेगा कि भाई हम नहीं खिंचाएं, अपना लेंथ को हम बढ़ने नहीं दें, तो स्ट्रिंग के अंदर, धागा के अंदर जो फोर्स उत्पन्न होगा उसी को हम लोग टेंशन कहते हैं। तो टेंशन इज फोर्स डेवलप्ड इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो फोर्स उत्पन्न होता है वही टेंशन होता है। और इट एक्ट्स अलोंग स्ट्रिंग, मतलब जिधर रस्सी रहेगा, जिधर स्ट्रिंग रहेगा भाई उधर ना लगेगा, और वस्तु से हमेशा दूर लगेगा। मतलब बॉडी इधर है तो बॉडी से हमेशा दूर लगेगा। मान लो बच्चों एम मास का बॉडी है तो नीचे की ओर mg लगेगा, जिसे वेट कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक, किसी भी वस्तु को अगर एक सतह पे रख दोगे तो सतह के द्वारा वस्तु पे जो बल लगता है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। सरफेस के द्वारा बॉडी पे जो फोर्स लगता है उसे नॉर्मल कहते हैं। और स्ट्रिंग से अगर कोई बॉडी लटका दो तो स्ट्रिंग में जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे हम टेंशन कहते हैं। तो तीन फोर्स के बारे में अभी हम तुम्हें बताएं, वेट, नॉर्मल और टेंशन। यह हमेशा नीचे लगेगा, यह सतह के परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब जैसे भाई सरफेस रहेगा उधर, और इधर अलोंग स्ट्रिंग लगेगा, मतलब जिधर स्ट्रिंग होगा उधर लगेगा। तो यह फोर्स के बारे में आगे बहुत सारा नॉलेज तुमको पड़ेगा।
अभी हम फोर्स का छोटा सा तुम्हें नॉलेज बस दिए हैं। इन 3 फोर्स के नॉलेज से ही न्यूटन ला तुम पढ़ लोगे और आगे जो जो चीजें आएंगी हम तुम लोग को बताते जाएंगे। अब ध्यान से समझो बच्चों। अब आते हैं न्यूटन नाम के साइंटिस्ट, वह अलग अलग लॉ देते हैं, अलग अलग रूल देते हैं और उससे फिजिकल क्वांटिटी को धीरे धीरे डिफाइन भी करते हैं। तो ध्यान दो, किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ना फोर्स के बारे में पढ़ते हुए डायनेमिक्स कहलाता है। फोर्स क्या है? तो खींचना या धक्का देना फोर्स होता है। फोर्स का कंप्लीट नॉलेज पढ़ने के लिए हम लोगों को फोर्स का मैग्नीट्यूड जानना होगा, कितना लग रहा है, डायरेक्शन जानना होगा, किधर लग रहा है और किस पॉइंट पे लग रहा है। आगे जब पढ़ोगे पॉइंट पे लगने में तो यही चैप्टर जाकर रोटेशन में तब्दील हो जाता है बच्चों। तो ध्यान दो, अभी हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े कि अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचेगा नीचे mg से। कोई भी सरफेस पे बॉडी रख दिए हो तो सरफेस ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। ऐसे सरफेस होगा तो सरफेस के बस परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। रस्सी में जो फोर्स उत्पन्न होता है, स्ट्रिंग में जो फोर्स डेवलप होता है उसे हम टेंशन कहते हैं और टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग लगता है और बॉडी से हमेशा दूर लगता है। सभी डायरेक्शन धीरे धीरे क्लियरिफाई हो जाएंगे। अब आते हैं बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यह बात आज बच्चों तुम लोग को बस समझना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। बस यही बात आज तुम लोग को बढ़िया से, खूब बढ़िया से बच्चों समझ लेना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना। देखो, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स acts on body, if no external unbalanced force acts on body, then body maintains its position. If body is at rest, then it continues to be in a rest. And if body is in uniform motion, then it continues to be in यूनिफॉर्म मोशन। देखो इसका मतलब समझो। इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी, मतलब किसी भी वस्तु पर, किसी बॉडी पर कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब जो भी फोर्स लग रहे हैं बैलेंस हो जा रहे हैं। बैलेंस होने का मतलब इधर से 10 लगा तो इधरों से 10 लग जाएगा, मतलब कि अनबैलेंस नहीं है। अगर लग रहा है तो बैलेंस हो जा रहा है, नहीं तो नहीं लग रहा है। मतलब कोई फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा है, मतलब कोई बॉडी को नेट कोई खींच धकेल नहीं रहा है। तो बॉडी अपनी स्थिति को बरकरार रखेगा, बॉडी अपने पोजीशन को मेंटेन रखेगा। पोजीशन को मेंटेन रखने का मतलब क्या है समझो, कि अगर बॉडी रेस्ट में है, मतलब विराम में है, रुका हुआ है, तो इट कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट, यह रुके हुए स्थिति को बरकरार रखेगा। एंड इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वस्तु अगर समरूप गति से चल रहा है तो यह कंटिन्यू करेगा यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन से चलते रहेगा। मतलब समझो, मतलब एम मास का कोई बॉडी है, इस पर कुल मिला जुला के फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लग भी रहा है तो बैलेंस हो जा रहा है, लग भी रहा है तो बैलेंस होने का मतलब इधर से एफ लग रहा है
तो इधर से भी F लग जा रहा है, तो मिला जुला कर 0 हो जा रहा है। या तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, और अगर लग रहा है तो बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो या तो कोई फोर्स ना लगे बाहर से, और लगे तो बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रुका हुआ रहेगा, रुका बॉडी रुका रहेगा। और अगर बॉडी चल रहा है v स्पीड से, तो हमेशा इसका वेलोसिटी v रहेगा। कोई इसको रोकेगा नहीं, कोई इसके स्पीड को वेलोसिटी को बढ़ाएगा नहीं। यही तुम्हारे न्यूटन का पहला नियम है कि अगर किसी का बहुत ही साधारण 9th क्लास का डिफिनीशन हम लोग बच्चों लिखे हैं कि अगर कोई भी बॉडी पर कोई भी बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, बाहरी असंतुलित बल नहीं लग रहा है, तो बॉडी अपनी स्थिति को बरकरार रखेगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो जिंदगी भर रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो जिंदगी भर मोशन में रहेगा। मतलब रुका हुआ वस्तु हमेशा रुका रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन से चलता हुआ वस्तु हमेशा यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा। ठीक है, इसी बात को थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में भी लिख के समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो, इफ वेक्टर सम ऑफ all the forces acting on body is 0, then body remains unaccelerated। इस बात को ध्यान से मेहनत से बच्चों समझना। ध्यान दो कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 फोर्स लग रहा है, कोई F2 फोर्स से धकेल रहा है, कोई F3 फोर्स से धकेल रहा है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, Fn फोर्स से कोई धकेल रहा है, और सब फोर्स को जोड़ने पर, सब फोर्स मिला जुला के जब जोड़ रहे हैं हम, तो सब फोर्स मिला जुला कर 0 आ जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर फोर्स क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। मतलब सभी फोर्सों का वेक्टर जोड़, सभी फोर्सों का वेक्टर जोड़, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से जोड़ रहे हैं तो 0 आ जा रहा है। 0 कैसे आ रहा है, इसके बात को बढ़िया से समझोगे। मतलब m मास का अगर बॉडी है, इधर 10 न्यूटन लगा तो इधर से भी 10 न्यूटन लग गया, ऊपर से 5 न्यूटन लगा तो नीचे से भी 5 न्यूटन लग गया, तो मिला जुला के सब 0 है। ठीक है, सब मिलजुल कर 0 है। तो सब मिलजुल कर अगर बच्चों 0 होगा तो एक्सेलरेशन, बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड। अनएक्सेलरेटेड का मतलब जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वह भी 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। देखो, एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, तो वेलोसिटी में चेंज बटाने समय, वेलोसिटी में चेंज बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन खुद ही 0 रहेगा तो वह वेलोसिटी को कभी चेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर बॉडी रुका है, रेस्ट में है, तो उसका वेलोसिटी 0 है, तो जिंदगी भर वेलोसिटी 0 रहेगा, तो रुका बॉडी हमेशा रुका रहेगा। अगर कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इसका कोई चेंज नहीं होगा, हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से चलते रहेगा, क्योंकि इसके इफेक्ट को बदलने के लिए इस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। मतलब फोर्स का काम क्या हो रहा है, बॉडी को एक्सेलरेशन देना। यानी कि यहां से फोर्स का डिफिनीशन है बच्चों। क्या है फोर्स का डिफिनीशन, कि अगर कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो वह उसको एक्सेलरेशन देता है, जिसके कारण उसका वेलोसिटी पोजीशन बदलता है। तो फोर्स को अगर डिफाइन करें अगर यहां से, तो फोर्स इज पुल और पुश। फोर्स जो है पुल या पुश है, बाय विच बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड। मतलब बॉडी जो होता है एक्सेलरेशन आ जाता है बॉडी में। यानी फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जो देता है या देने का कोशिश करता है एक्सेलरेशन। जो दे रहा है
धक्का दिए तो एक्सेलरेट हो गया, हो सकता है नहीं हो पाया, कोई और फोर्स लग के उसको बैलेंस कर लिया। तो फोर्स किसी भी बॉडी को एक्सेलरेशन देता है या देने का कोशिश करता है। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी को एक्सेलरेशन देता है या देने का कोशिश करता है। अब यहां से फर्स्ट लॉ का एक्चुअल फॉर्म क्या आ गया मैथमेटिकली ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो बच्चों। इफ फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन जरूर 0 होगा। दूसरे शब्दों में एक्सेलरेशन इज 0 इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि फोर्स भी 0 हो। फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी एक्सेलरेशन 0 होगा कब? जब फोर्स 0 हो। यहां से अगर फोर्स का डिफिनीशन के बारे में हम बात करें तो लिख सकते हैं, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेज, जो उत्पन्न करता है और ट्राई टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। यानी कि फोर्स जो है उसका डिफिनीशन कौन दिया? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स का डिफिनीशन को बताया। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से देख रहे हैं। एक बच्चों एक लिफ्ट है, बहुत ध्यान से बच्चों समझना है। एक लिफ्ट है जिसका यह जो केबल है ऊपर वाला वह टूट गया है, केबल टूट गया है, केबल ब्रेक कर गया है। लिफ्ट में यहां पर एक बॉडी लटका हुआ है, एम मास का एक बॉडी लटका हुआ है। केबल का लिफ्ट टूट गया तो पूरा सिस्टम को पृथ्वी अपनी ओर जी एक्सेलरेशन से खींचने लगा। एक लड़का लिफ्ट के अंदर खड़ा है जिसका नाम है ए, और एक लड़का यहां है जो नीचे जमीन पर खड़ा है, उसका नाम है बी। तो ए लड़का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना। ए जो लड़का है वह बोलेगा, ए देखो ए बोल रहा है, ए बोल रहा है कि एम मास का बॉडी पे नीचे mg फोर्स लगता है, mg फोर्स लगता है, और रस्सी में ऊपर टेंशन T लगता है। अभी हम mg और T के बारे में तुम्हें समझा दिए हैं। किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचता है, जिस फोर्स से खींचता है उसे mg कहते हैं, और यही वेट होता है। किसी भी स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप होता है रिएक्शन फोर्स के थ्रू, वह टेंशन होता है, बॉडी से दूर लगता है। अब ये लड़का बोलेगा कि बॉडी को देखेगा तो बोले बॉडी तो दिखेगा उसको रुका हुआ, सीलिंग से बंधा हुआ रुका हुआ दिखेगा। तो बोलेगा ए बोलेगा कि एक्सेलरेशन यहां क्या है? 0 है। ए के अनुसार इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वह बोलेगा कि फोर्स भी 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो वह बोलेगा कि फोर्स भी 0 होगा। फोर्स यहां 0 तभी हो सकता है जब T और mg आपस में बराबर हो। ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया। अब B जो लड़का है वह इस सिस्टम के बारे में बताएगा। तो B लड़का बताएगा कि m मास का बॉडी है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर T लग रहा है, और पूरा सिस्टम नीचे गिर रहा है। क्योंकि B तो लिफ्ट से बाहर है, B तो देखेगा पूरा सिस्टम गिर रहा है, जबकि A देखेगा कि यह स्टेशनरी है, रुका हुआ है। A के देखने के अनुसार m मास का बॉडी रेस्ट में है, जबकि B के देखने के अनुसार m मास का बॉडी g एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है। फील कर पा रहे हो? A के अनुसार बॉडी रेस्ट में है यह, और B के अनुसार यह बॉडी गिर रहा है।
तो गिर रहा है तो बी बोलेगा कि भाई एक्सेलरेशन जीरो नहीं है यहाँ, तो जीरो नहीं है यानी फोर्स जीरो नहीं है, यानी टी जो है mg के बराबर नहीं है। तो दोनों तो झंझट क्रिएट कर दिया। अब टी mg के बराबर है या नहीं है, अब या तो टेंशन हो गया बच्चों कि भाई कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। अगर इसके अनुसार न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाए तो यह आंसर आया, और इसके अनुसार न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाए तो यह आंसर आया, यानी कि दोनों में से कोई एक सही होगा, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कोई एक बार ही सही होगा। तो यहां पर हमारा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है बच्चों वह देखने वाला के नजरिया के हिसाब से बदल रहा है। तो यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमेशा वैलिड नहीं है। तो क्यों यह लॉ है, लॉ तो ऐसा होना चाहिए कि वह हमेशा वैलिड हो, हमेशा सही हो। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रहा है बच्चों। पहले तो हम फोर्स के बारे में जाने, फिर उसके बाद हम लोग फोर्स के बारे में जानने के बाद न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में जाने, उससे हम सीख गए कि फोर्स का डिफिनीशन क्या होता है, उससे हम सीख गए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक्सेलरेशन जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा तब। और यहाँ पे हम दो देखने के नजरिया को देखें तो हम ऐसा पाए कि भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ हर जगह वैलिड नहीं है। तो यानी कि देखने के नजरिया के अनुसार न्यूटन का फर्स्ट लॉ बदलने लगा। तो यहां से नाम दी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस, देखने के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस IF। जो लिफ्ट के अंदर बच्चा था और लिफ्ट के बाहर एक बच्चा था और यहाँ पे बॉडी लटका हुआ था और पूरा लिफ्ट G से गिर रहा था, ठीक है। तो A के फ्रेम से और B के फ्रेम से, A के फ्रेम से न्यूटन फर्स्ट लॉ अलग लगा और B के फ्रेम से न्यूटन का फर्स्ट लॉ अलग लगा। तो ध्यान से समझो, द फ्रेम इट इज दैट फ्रेम, या वह फ्रेम है या वह देखने का फ्रेम है इन विच, जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड। मतलब जिस फ्रेम में न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है उस फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। मतलब जनरली ग्राउंड फ्रेम से हम दुनिया को नापते हैं और ग्राउंड फ्रेम में न्यूटन फर्स्ट लॉ सही होता है। तो ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ है, और नहीं तो वह एक डिफिनीशन है, क्योंकि हमेशा सही नहीं है। तो हम लोग जितने मोशन को पढ़ रहे हैं, वह न्यूटन के मैकेनिक्स में जितने भी मोशन को पढ़ रहे हैं वह विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पढ़ रहे हैं, ग्राउंड के अपेक्षा पढ़ रहे हैं। तो ग्राउंड के अपेक्षा न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है और उसी फ्रेम से हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई कर पाते हैं। दूसरा फ्रेम होता है बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए हैं आज तुम लोग को। तुम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ सब लोग जानता है, बुक्स में लिखा रहता है, लेकिन कोई यह नहीं बताता है कि कब वैलिड नहीं होगा। तो यह वैलिड नहीं भी होगा कब, जब खुद पर्सन मोशन में है। जैसे ए खुद मोशन में था तो इसलिए वह गलत लॉ बता पा रहा था, और बी जो है खुद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में था इसलिए यह सही लॉ को बता पा रहा था, ठीक है। तो यह इनर्शियल फ्रेम था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और यह जो था फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम था। तो यह फ्रेम जो है वह न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड नहीं करा पाएगा, क्योंकि एक्चुअली तो एक्सेलरेशन था ना सिस्टम में। तो देखो इट इज दैट फ्रेम ऑफ रिफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ बच्चों कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स जरूर जीरो होगा। यह जो लॉ होता है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा फोर्स जब जीरो होगा तब, यानी फोर्स जब जीरो होगा कब, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब। तो यह जो सिस्टम है यह सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर वैलिड है, मतलब सिर्फ ग्राउंड फ्रेम के लिए वैलिड है, या उन सभी फ्रेम के लिए वैलिड है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है।
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वह सभी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहे जाते हैं। वह ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वह सभी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम में कहे जाते हैं जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट लॉ बताए और यह इंट्रोडक्शन न्यूटन्स लॉ का था। अगली क्लास में हम सेकेंड लॉ बताएंगे और फोर्स के और भी नॉलेज को तुम्हें बताएंगे। तो आज की क्लास को बहुत ही ध्यान से मेहनत से पढ़ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब रेगुलर क्लासेज आएंगी तो ध्यान से मेहनत से पढ़ते रहो। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों।